दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य कैंपर लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। फेयर विनिंग इज ए हैबिट। माई सेल्फ टीसी सैनी, फाउंडर ऑफ लक्ष्य कैंपर दाता रामगढ़ सीकर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लैंथेनाइट. What are the important questions that are directly asked in RBC and CBSE एग्जाम. तो आइए सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं लैंथेनाइट के बारे में. अब देखो एक पॉइंट सब बोलते हैं कि लैंथेनाइट जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3. लेकिन +3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके पीछे क्या लॉजिक है, उसका बेस क्या है, उसके पीछे की थीम क्या है कि जो लैंथेनाइट एलिमेंट है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शोज करते हैं. तो इसके पीछे की जो लॉजिक है मैं बताऊंगा आपको. कितने लॉजिक है, 3 लॉजिक. और कौन कौन से, क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इनकी मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी होती है, मैक्सिमम लैटिस एनर्जी है और इनकी हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होती है. ये 3 फैक्टर है जो लैंथेनाइट एलिमेंट को कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में. तो सबसे पहला पॉइंट क्या बनेगा अपना लैंथेनाइट में, ये देखिए सबसे पहला पॉइंट बनेगा अपना लैंथेनाइट में जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट. जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइट. एलएन से मैं किसको रिप्रेजेंट करूंगा, लैंथेनाइट को. जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइट इक्वल टू +3. क्लियर, पहला स्टेटमेंट क्लियर हुआ. जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, +3. अब यहां पर आपको इनके लॉजिक जानना है, ड्यू टू, और इसके रीजन क्या है. तो ड्यू टू पहला रीजन लिखेंगे अपन, इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट लैंथेनाइट having maximum hydration energy. मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी. तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ. हाइड्रेशन जो एनर्जी की जो वैल्यू होती है ना वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होती है, मैक्सिमम. सेकेंड वाली बात मैंने किसकी की थी, लैटिस एनर्जी भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होती है, मैक्सिमम. तो सेकेंड वाला पॉइंट क्या बनेगा, इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट लैंथेनाइट हैविंग मैक्सिमम, यहां पर कौन सी आ जाएगी, मैक्सिमम लैटिस एनर्जी. मैक्सिमम लैटिस एनर्जी. थर्ड पॉइंट कौन सा बताया था मैंने, हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. तो थर्ड पॉइंट क्या बन जाएगा, इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, in +3 oxidation state lanthanide having high negative value of standard reduction potential, जिसको आप शॉर्ट में क्या बोलते हो, SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. कंप्लीट यूट्यूब पर घूम लेना, आपको ये जो 3 जो रीजन आते हैं ना वो कोई नहीं बताता है कि जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वही क्यों शो करती है, वही क्यों इसकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. तो उसके पीछे की जो थीम बनती है, ये 3 रीजन है, लॉजिक है. +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो लैंथेनाइट की, उसमें मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी है, मैक्सिमम लैटिस एनर्जी है एंड हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. तीनों फैक्टर लैंथेनाइट को कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोवाइड करवाते हैं, +3. क्लियर है. अब सेकंड पॉइंट अपना ये आएगा कि इसको ऐसा नेसेसरी नहीं है कि जितने भी लैंथेनाइट है वो ओनली कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोवाइड करवाए, +3. वो +2 भी प्रोवाइड करवा सकते हैं और साथ में +4 भी करवा सकते हैं. अगर +2 और +4 प्रोवाइड करवा रही है तो उसके पीछे लॉजिक क्या रहेगा, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी. और मैंने सिखाया एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कब आएगी, जब ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो, फुली फिल्ड हो, अदरवाइज कैसा हो, वेकेंट हो. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिटल में एंटर करता है, एफ में. नहीं, या तो F14 होगा या F7 होगा, अदरवाइज कौन सा होगा, F7 होगा. तो नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या बनेगा अपने पास, ये तो हो गया पहला पॉइंट. सेकंड पॉइंट क्या बनेगा, लैंथेनाइट. एलएन का मीनिंग में किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लैंथेनाइट एलिमेंट को. लैंथेनाइट शोज +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट. +2 भी शो कर सकता है, साथ में +4 भी शो कर सकता है. इसका रीजन क्या हो जाएगा, ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ कौन कौन से ऑर्बिटल हो सकते हैं, फुली फील्ड मीनिंग F14, हाफ फील्ड मीनिंग F7 एंड वेकेंट मीनिंग क्या हो सकता है, F0 ऑर्बिटल. तो ये वाला पॉइंट भी आना चाहिए आपको. +2 और +4 क्यों शो कर सकता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करेगा किसी, या तो F14 होगा
F7 होगा, अदरवाइज कौन सा होगा, F0 ऑर्बिटल होगा। क्लियर है। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखो क्या बनेगा लैंथेनाइड में, लैंथेनाइड, अब जितने भी आपके लैंथेनाइड एलिमेंट है वो भी क्या शो करते हैं, कलर, और कलर शो करने के पीछे लॉजिक क्या रहेगा, डी ब्लॉक में मैंने बताया था डी ट्रांजिशन होता है, तो एफ ब्लॉक में कौन सा हो जाएगा, एफ ट्रांजिशन। तो नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या बनेगा, लैंथेनाइड्स शोज कलर ड्यू टू एफ ट्रांजिशन। ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर एफ जो ट्रांजिशन होता है या ट्रांजिशन होता है, जिसके कारण ये आपके जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है वो कैसे होते हैं, कलर होते हैं, यानी किसको शो करते हैं, कलर को शो करते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके 3 से 4 पॉइंट और रिमेनिंग वो देखते हैं। क्लियर है। तो नेक्स्ट वाला पॉइंट अब अपन यहाँ पर बात करेंगे अपन किसकी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की। तो जो अभी आपके लैंथेनाइड एलिमेंट है वो भी क्या शो करते हैं, आपके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, लेकिन इसमें एक रीजन आएगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वहां पर डी ब्लॉक में अपन ने देखा था केवल कौन सी होती, इलेक्ट्रॉन स्पिन के कारण मैग्नेटिक मूवमेंट आता है, लेकिन यहाँ पर जो मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू आएगी वो ऑर्बिटल के कारण भी आएगी। मीनिंग यहाँ पर दोनों फैक्टर काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन की स्पिन और साथ में ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन, दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है किसमें, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में। तो देखो नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या बन जाएगा अपने पास, ये देखिए नेक्स्ट वाला पॉइंट ये बनेगा अपने पास, लैंथेनाइड शोज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मीनिंग ये भी क्या शो करते हैं, आपके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो शो करती है। और आपको अच्छे से पता नहीं चाहिए मैग्नेटिक मूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो देखो इसका फॉर्मूला अलग बनेगा, G इक्वल टू अंडर द रूट J+1। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, G इक्वल टू अंडर द रूट J+1। अब आपको ये भी ध्यान रखना है यहाँ पर G का मीनिंग क्या है, मेंशन कर देता हूं मैं, वेयर G इक्वल टू लिंडे फैक्टर। ये कौन सा फैक्टर है आपके, लिंडे फैक्टर हो गया। क्लियर है। सेकेंड वाली बात देखो, बात किसकी आती है, जे की। तो जे का मीनिंग क्या होता है, ऑर्बिटल एंड इलेक्ट्रॉन स्पिन कपलिंग कांस्टेंट। तो ये ध्यान रखना, जे तो क्या हो गया आपका ऑर्बिटल एंड इलेक्ट्रॉन स्पिन कपलिंग कांस्टेंट हो गया, जी क्या हो गया आपका, लिंडे फैक्टर हो गया। और ये ध्यान रखना जी इक्वल टू अंडर द रूट J+1, ये क्या होता है आपके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करता है। क्लियर है यहाँ तक, ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब देखो नेक्स्ट वाली बात करते हैं अपन, जितने भी लैंथेनाइड एलिमेंट होते हैं ना वो सभी क्या है, मेटेलिक इन नेचर, साथ में क्या होते हैं, नेचुरली अकरिंग है, और साथ में क्या होते हैं, इनका रेडियो एक्टिव नेचर नहीं होता है। केवल एकमात्र ऐसा एलिमेंट कौन सा, प्रोमीथियम, जो प्रीवियस लेक्चर में भी अपन ने डिस्कस किया था, जिसका नेचर कैसा होता है आपके, रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या बन जाएगा अपने लैंथेनाइड के लिए, देख रहे हैं तो लैंथेनाइड आर मेटेलिक इन नेचर, जितने भी लैंथेनाइड होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, मेटेलिक होता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कहाँ से स्टार्ट होती है आपके लैंथेनाइड एलिमेंट, मीनिंग सोडियम से स्टार्ट होता है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 58 होता है। एंड कहाँ पर होता है, ल्यूटेशियम पर, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 71 होता है। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको अपन डिस्कस करते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो मैं आपको यहाँ पर 6 जो आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मेंशन करूँगा, और आप आरबीसी और सीबीएसई एग्जाम का पेपर उठाकर देखना, उसमें इन 6 पॉइंट से एक ना एक क्वेश्चन आपको हर साल मीनिंग एवरी ईयर के अंदर आपको इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। इन जो 6 पॉइंट में अब आगे के मेंशन करूँगा बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना है और उसकी एप्लीकेशन को अपन को देखना है। प्रीवियस लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका था आपके साथ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, तो मैंने डिफाइन किया था द स्टडी डिक्रीज इन द साइज ऑफ द लैंथेनाइड एलिमेंट्स with increasing in atomic number, दिस इफेक्ट इज नोन एज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब अपन को पहला जो नोट आएगा मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा वो किससे रिलेट करेगा, आपको लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की एप्लीकेशन है। और एप्लीकेशन में क्या बोलेगा कि जो 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट है उनका साइज क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है, और उन एलिमेंट को अपन बोल देते हैं ट्विन्स एलिमेंट। तो देखो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है उसको तो मैं वापस से रिपीट नहीं कर रहा,
जिन लोगों को पता नहीं है जो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, जेड इफेक्टिव कैसे आपके डोमिनेट कर जाता है किस पर, सिल्टिंग इफेक्ट में, वो जस्ट प्रीवियस लेक्चर देखे उसके बाद में यहाँ से स्टार्ट कीजिए। क्लियर है? तो देखो नोट नंबर फर्स्ट बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ से सभी जो पॉइंट है वो यहाँ से डायरेक्ट आपके आरबीसी और सीबीसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहला पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे जिसको मेंशन किया है मैंने नोट नंबर फर्स्ट से। तो नोट नंबर फर्स्ट क्या बोलेगा, देखो यहाँ पर द साइज ऑफ 5D सीरीज एलिमेंट 5D सीरीज एलिमेंट्स इज almost similar to the 4D series element 4D series elements due to lengthenide contraction तो ये पहला पॉइंट तो बड़ा इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि जब भी लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उस वाली कंडीशन में जाओगे 4D सीरीज और साथ में कौन से 5D सीरीज, इन दोनों सीरीज के जो एलिमेंट है इनका साइज क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाता है, इक्वल हो जाता है। और इसका रीजन क्या होता है, ड्यू टू द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। रीजन पता होना चाहिए ऐसा किसके कारण हो रहा है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण हो रहा है। अब देखो मैं कुछ एलिमेंट मेंशन करता हूँ 4D और 5D सीरीज के। तो यहाँ पर देखो एलिमेंट की बात करता हूँ मैं, तो एग्जाम्पल देखिए, ये लीजिए एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं 4D सीरीज मेंशन करता हूँ। जैसे मैंने सिखा रखा आपको यो जिंदगी नब मौज, ठीक है, क्लियर है। और इसी टाइप से 5D सीरीज की बात करूँ तो ले ले आप टेबलेट वो रही ऑरेंज, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर मैंने सिखा रखा आपको लैंथेनाइड जो कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट कहाँ पर लगता है, आफ्टर लैंथेनम वर्क करता है। तो ये रहा देखो लैंथेनम, मीनिंग इन दोनों का साइज तो इक्वल नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 57 और लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन देखो कहाँ पर लगता है 58 से लेकर 71 तक। तो यहाँ पर तो ये 57 रह गया, तो यहाँ पर तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगेगा, मीनिंग इन दोनों का साइज सिमिलर नहीं होगा। तो फिर किस किस का होगा ये भी पता होना चाहिए। तो कौन से क्या आपके 4D सीरीज और ये किसके आपके 5D सीरीज। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन 57 की बाद में वर्क करेगा, लेकिन अब जिरकोनियम और हाफनियम दोनों का साइज क्या होगा, ऑलमोस्ट सिमिलर। नियोबियम टेंटेलम का साइज क्या होगा, ऑलमोस्ट सिमिलर। और टंगस्टन और मोलिब्डेनम का साइज भी क्या होगा, ऑलमोस्ट सिमिलर। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर देखो, जिरकोनियम की साइज ऑलमोस्ट इक्वल किसकी होगी, हाफनियम की होगी। सेकेंड वाला क्या बनेगा, नियोबियम है, इसकी साइज ऑलमोस्ट इक्वल हो गई किसके, टेंटेलम के हो गए। इसी टाइप से मोलिब्डेनम है, इसकी साइज ऑलमोस्ट किसके इक्वल हो जाएगी, टंगस्टन के इक्वल हो जाएगी। ये मैंने तीनों का किसका कंपैरिजन किया है, साइज का कंपैरिजन है। और एक बात जो मैंने इंपॉर्टेंट बोली थी, इनका साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होने के कारण इनकी जो केमिकल एंड जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो भी क्या हो जाती है, सिमिलर हो जाती है। मीनिंग अपन इनका आसानी से इजीली अपन इसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते। इसलिए इन जो आपके ये बने हैं जिरकोनियम, हाफनियम, नियोबियम और टेंटेलम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन, इनको अपन कौन से एलिमेंट बोलते हैं, ट्विंस एलिमेंट बोलते हैं। ये भी ध्यान रखना है, ट्विंस एलिमेंट। तो ये वाला भी आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि विच पेयर इज नॉट ट्विंस एलिमेंट पेयर। तो आपको ध्यान रखना है, जिरकोनियम हाफनियम वाला ट्विंस एलिमेंट है, नियोबियम टेंटेलम ट्विंस एलिमेंट है, मोलिब्डेनम और टंगस्टन भी क्या है, ट्विंस एलिमेंट। ऐसा हो क्यों रहा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इन दोनों का साइज इक्वल मत कर देना, इट्रियम और लैंथेनम का, क्योंकि यहाँ पर तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एप्लीकेबल ही नहीं होगा। कब होगा, आफ्टर 57 एप्लीकेबल होगा, मीनिंग यहाँ से एप्लीकेबल होगा। इससे नेक्स्ट वाली जो सीरीज है, जो भी एलिमेंट आ रहे हैं उन पर भी कौन सा इफेक्ट आपके डोमिनेट करेगा, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखो, अभी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बन जाता है नोट नंबर फर्स्ट के अंदर ही। ये तो अपन ने बात कर ली इनकी साइज की, क्लियर है। नेक्स्ट वाला पॉइंट बन जाता है डेंसिटी का। तो ये वाला पॉइंट ध्यान रखना, डेंसिटी की अगर अपन बात करें किसकी, 4D और 5D सीरीज की, तो हमेशा ध्यान रखना है 5D जो सीरीज की जो डेंसिटी है ना 4D सीरीज की कंपैरिजन में क्या होती है, ग्रेटर होती है। ये ध्यान रख लेना। जैसे आपको एग्जांपल दे दिया, एक एग्जांपल भी सोल्व करवा देता हूँ मैं यहाँ पर। ये लीजिए आपको एग्जांपल मेंशन करवा दिया, एक तो दे दिया मोलिब्डेनम एंड सेकंड दे दिया आपको
टंगस्टन। और आपको किसका ऑर्डर पूछ लिया, डेंसिटी का ऑर्डर पूछ लिया कि यहाँ पर डेंसिटी बताइए। तो देखो डेंसिटी हमेशा किसकी ग्रेटर होती है, 5D वाले की। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए टंगस्टन कौन सी सीरीज का है, 5D का, ये रहा। मोलिब्डेनम 4D का। तो डेंसिटी किसकी ग्रेटर देन होगी, टंगस्टन की। तो यहाँ पर देखो टंगस्टन की जो डेंसिटी ग्रेटर देन हो जाएगी किससे, मोलिब्डेनम। तो ये ध्यान रखना, डेंसिटी के केस में तो 5D को ग्रेटर करना है, साइज के केस में 4D और 5D दोनों को क्या करना है, ऑलमोस्ट सिमिलर करना है। ये तो हो गया आपके नोट नंबर फर्स्ट। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्लियर है। अब देखो अपन यहाँ पर बात करेंगे नोट नंबर सेकंड के। ये लीजिए नोट नंबर सेकंड। अब नोट नंबर सेकंड में अपन डील करेंगे बॉइलिंग पॉइंट से, मेल्टिंग पॉइंट से और हार्डनेस से। मीन जो लैंथेनाइड है उसमें किस टाइप से वेरिएशन होता है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड हार्डनेस में। तो नोट नंबर सेकंड कन्फर्म आप पेपर देख लेना, आरबीसी और सीबीएसई के 6 नोट लिखाऊंगा, इनमें से एक क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। क्लियर है। ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जिसमें इन 6 नोट से क्वेश्चन नहीं आया हुआ। तो नोट नंबर देखेंगे अपन, नोट नंबर किसकी बात करेंगे, सेकंड की। तो नोट नंबर सेकंड में किससे डील करेंगे, तो देखो यहाँ पर द हार्डनेस, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है। 3 प्रॉपर्टीज को एक साथ लेकर चल रहा हूं, द हार्डनेस, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लैंथेनाइड्स। एलन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लैंथेनाइड को। ऑफ लैंथेनाइड्स इंक्रीजेज फ्रॉम सरियम टू सीई। किसको रिप्रेजेंट करता है आपके, सरियम को। फ्रॉम सरियम टू lutetium, cerium to lutetium. The hardness, boiling point and melting point of lanthanide increases from cerium to lutetium due to smaller size and complex forming tendency. क्लियर है। तो देखो सेकंड वाला जो नोट में मैंने क्या मेंशन किया कि जितने भी आपके लैंथेनाइड है, अगर उनमें बात करें हार्डनेस की, बॉइलिंग पॉइंट की और मेल्टिंग पॉइंट की, तो जब भी अपन लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे लैंथेनाइड में, मीनिंग सरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक, एटॉमिक नंबर 58 से लेकर कहाँ तक हो जाएगा, 71 तक। ये भी ध्यान रख लेना, सरियम का कितना होता है 58 और ल्यूटेशियम का कितना होता है 71। तो जब भी यहाँ पर आप मूव करोगे तो इनका क्या होता है, इंक्रीज होता है। और इंक्रीज होने के पीछे लॉजिक पूछता है एग्जाम में हमेशा। तो लॉजिक क्या बता दिया मैंने, ड्यू टू द स्मॉलर साइज। पहली बात तो स्मॉल साइज होती है, और साथ में क्या होता है, इनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग की क्या होती है, टेंडेंसी होती है। ये हो गया आपके नोट नंबर सेकंड। नोट नंबर थर्ड की बात करेंगे। ये लीजिए नोट नंबर थर्ड। नोट नंबर देखो थर्ड में अपन डिस्कशन किसके बारे में करेंगे, एक फॉर्म आती है आपके नोट नंबर थर्ड के अंदर, आपके नेचर आता है कि कॉम्प्लेक्स बनाता है कौन, लैंथेनाइड। लेकिन कॉम्प्लेक्स जो बनाता है वो कॉम्प्लेक्स क्यों बनाता है, उसके पीछे का रीजन क्या है। क्लियर है। साथ में ऑक्सोकेटाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर है। तो नेक्स्ट वाला जो देखो नोट नंबर थर्ड क्या बनेगा, तो देखो यहाँ पर लैंथेनाइड के रेस्पेक्ट में बता रहा हूँ नोट नंबर थर्ड। तो नोट नंबर थर्ड के अंदर ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो कॉम्प्लेक्स बनाने के पीछे रीजन क्या है। तो यहाँ पर देखो लैंथेनाइड, इसको मैं कंपेयर कर देता हूँ, आगे चलकर अपन पढ़ेंगे डिफरेंस इन बिटवीन द लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। तो इसी को मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि नोट नंबर थर्ड में कॉम्प्लेक्स बनाने की जो टेंडेंसी है, अगर लेफ्ट टू राइट में मूव कर रहा हूँ तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो देखो यहाँ पर द कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग या फॉर्मेशन टेंडेंसी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी of lanthanide from cerium to lutetium, increases। ये भी क्या होती है, increases due to high value of ionic potential, तो ये वाली बात ध्यान रखनी है आपको,
आयोनिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, हाई होती है। और आपको अच्छे से पता है आयोनिक पोटेंशियल उसको किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, फाई से। क्या फॉर्मूला होता है आयोनिक पोटेंशियल फाई का, ये फॉर्मूला होता है चार्ज बाई रेडियस, चार्ज बाई रेडियस। तो आपको अच्छे से पता है कि जब भी आप लेंथ एंड लाइट सीरीज में लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, रेडियस क्या होता है, डिक्रीज, चार्ज क्या होता है, इंक्रीज। दोनों फैक्टर कंबाइन होकर किसको इंक्रीज करेंगे, आयोनिक पोटेंशियल को। और हमेशा ध्यान रखना जिसके ऊपर जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट मीनिंग प्लस में जितना ज्यादा चार्ज होगा उसकी कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी उतनी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो ये मैंने पॉइंट मेंशन किया है कि यहाँ पर किसके कारण कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी है, सरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक इंक्रीज होती है ड्यू टू हाई वैल्यू ऑफ आयोनिक पोटेंशियल। आयोनिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी। क्लियर है। नोट नंबर 4 की बात करेंगे, ये लीजिए नोट नंबर 4। अब देखो नोट नंबर 4 के अंदर अपन बात करेंगे बेसिक कैरेक्टर की। अगर लेफ्ट टू राइट देखो, एक सिंपल सा फंडा बताता हूं मैं आपको। जब भी आपको पीरियोडिक टेबल में ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड के बेसिक कैरेक्टर से डील करना, तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी एक पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो उस वाली कंडीशन में ऑलवेज बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्लियर है। और अप टू डाउन मूव करते हो तो बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। अपन बात करें लेंथ एंड लाइट सीरीज में, लेंथ एंड लाइट सीरीज में किस ओर चलेंगे, लेफ्ट टू राइट, मीनिंग बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज। किसका, चाहे से ऑक्साइड हो चाहे से हाइड्रोक्साइड हो। और उसके पीछे आपको लॉजिक क्या देना है, लॉजिक सेम रहेगा, ड्यू टू द आयोनिक पोटेंशियल। आइए तो नेक्स्ट वाला पॉइंट डिस्कशन करते हैं अपन। द ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, द ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ लैंथेनाइड फ्रॉम द ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर, ऐसे लिखो, बेसिक नेचर से डील कर रही है अपन इस यहाँ पर। तो द ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर ऑफ लैंथेनाइड फ्रॉम सरियम टू ल्यूटेशियम, सरियम टू ल्यूटेशियम क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये ध्यान रखना है, डिक्रीज। क्लियर है। ल्यूटेशियम डिक्रीज ड्यू टू अब देखो रीजन क्या हो जाएगा, ये नेचर डिक्रीज क्यों हो रहा है, किसकी वैल्यू हाई होगी, आपके आयोनिक पोटेंशियल की वैल्यू हाई होगी। तो ड्यू टू हाई वैल्यू ऑफ फाई, या फिर आप इसको लिख सकते हो आयोनिक पोटेंशियल, आयोनिक पोटेंशियल। तो ये वाला नोट भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जब भी आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे लैंथेनाइड में, तो वहां पर जो बेसिक कैरेक्टर होता है ना किसका, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड का, वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। और डिक्रीज होने के पीछे आपको लॉजिक क्या देना है, ड्यू टू द हाई वैल्यू ऑफ द आयोनिक पोटेंशियल, मीनिंग जो फाई है इसकी वैल्यू क्या होती है, हाई। और मैंने यहाँ पर आपको बता दिया फाई का मीनिंग क्या है, चार्ज बाई रेडियस है। चार्ज जितना ज्यादा होगा साइज जितनी कम होगी, फाई की वैल्यू इंक्रीज होगी, फाई की वैल्यू इंक्रीज होगी तो ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, आपके बेसिक कैरेक्टर की इसका नेचर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है। तो ये वाले पॉइंट हो गए, एक बार इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नोट नंबर 5 और नोट नंबर 6 से डिस्कस करते हैं। क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। अब देखो नेक्स्ट वाले पॉइंट के अंदर अपन डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की, अपन ने बात कर ली है यहाँ पर। अब एक लास्ट बचता है यहाँ पर, कौन से, तो आर्टिफिशियल और कौन से आपके नेचुरल अकरिंग वाले। तो नोट नंबर 5 है, 4 तो हो गए, नोट नंबर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको देखो प्रीवियस लेक्चर में अपन ने स्टडी किया जितने भी लैंथेनाइड है वो सभी क्या होते हैं, नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है। लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन बताया था, एक्सेप्शन कौन सा था, प्रोमीथियम, जिसको मैंने कैसे याद करने के लिए बोला था, पीएम को याद कर लेना आप। तो वही एकमात्र ऐसा एलिमेंट था जिसका नेचर कैसा था, आपके रेडियो एक्टिव था। क्लियर है। तो नेक्स्ट वाला पॉइंट आपके इसी से रिलेटेड है, नोट नंबर 5। तो नोट नंबर 5 को देखिए, ध्यान से समझिए। ये लीजिए मैंने मेंशन कर रहा हूं मैं यहाँ पर नोट नंबर 5। तो नोट नंबर 5 का आपका पॉइंट क्या बनेगा, सीधा सा डायरेक्ट पॉइंट क्या याद रखना है आपको नोट नंबर 5 में, कि नोट नंबर 5 में ओनली वन लैंथेनाइड दैट इज द प्रोमीथियम इज रेडियो एक्टिव इन नेचर, अदर एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग। क्लियर है। तो नेक्स्ट वाला पॉइंट ये बनेगा, द ओनली वन लैंथेनाइड, द ओनली वन लैंथेनाइड, कौन से की बात कर रहा हूं मैं, प्रोमीथियम, ये ध्यान रख लेना, पीएम, इसको क्या बोलते हो, प्रोमीथियम। द ओनली वन लैंथेनाइड प्रोमीथियम
इज रेडियो एक्टिव इन नेचर, रेडियो एक्टिव इन नेचर। ये बस एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जो कैसा होता है, रेडियो एक्टिव होता है। मैंने बताया रेडियो एक्टिव का मीनिंग क्या होता है, स्पॉन्टेनियस डीके। क्लियर है। तो द ओनली वन लैंथेनाइड दैट इज प्रोमीथियम इज रेडियो एक्टिव इन नेचर। क्लियर है। एंड आर्टिफिशियल एकमात्र ऐसा एलिमेंट होता है लैंथेनाइड में, वो एलिमेंट कौन सा, प्रोमीथियम है, जो कैसा है, आर्टिफिशियल है, मीनिंग मैनमेड है, और साथ में कौन से नेचर का होता है, रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। बाकी जितने भी लैंथेनाइड है वो सब क्या होते हैं, नेचुरली अकरिंग होते हैं, और उनका नेचर आपके रेडियो एक्टिव वाला नेचर नहीं होता है। ये हो गया नोट नंबर 5। नोट नंबर 6 की बात करते हैं। ये लीजिए नोट नंबर 6। अब देखो नोट नंबर 6 के अंदर अपन इसको डिफरेंस में भी पढ़ेंगे, जब अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डिफरेंस इन बिटवीन द लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, तो वहां पर भी एक पॉइंट आएगा कि जो लैंथेनाइड एलिमेंट है ना वो क्या नहीं करते, ऑक्सोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं करते, जबकि आपके एक्टिनाइड एलिमेंट किसका फॉर्मेशन करते हैं, ऑक्सोकैटायन का। तो नेक्स्ट वाला पॉइंट ये बनेगा, एक्टिनाइड फॉर्म्स ऑक्सोकैटायन, एक्टिनाइड फॉर्म ऑक्सोकैटायन while lanthanide elements cannot form ऑक्सोकैटायन। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ऑक्सोकैटायन मीनिंग जो भी आपके लैंथेनाइड है वो आपके ऑक्सोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं करते, और फॉर्मेशन कौन करता है, एक्टिनाइड फॉर्मेशन करते। लास्ट नोट देखिए, नोट नंबर 7। क्लियर है, 6 तक क्लियर है। देखो यहाँ पर लैंथेनाइड है वो क्या नहीं बनाता, ऑक्सोकैटायन नहीं बनाता, एक्टिनाइड किसका फॉर्मेशन कर देता, ऑक्सोकैटायन का फॉर्मेशन कर देता। एकमात्र ऐसा एलिमेंट कौन सा जो रेडियो एक्टिव और आर्टिफिशियल होता है लैंथेनाइड में, प्रोमीथियम है वो वाला। क्लियर है। नेक्स्ट वाला जो आपके नोट नंबर जो 7 है, इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, एक डेफिनेशन पूछ लेता है ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट की, तो इसको ध्यान रख लेना। इसकी हेडिंग भी डाल देता हूँ मैं अलग से, ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट, ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स, ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट। और इसका एक और नाम से जाना जाता है पैरायूरेनिक एलिमेंट, पैरायूरेनिक एलिमेंट्स। तो इनकी डेफिनेशन एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है क्या, कि व्हाट आर द ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब अपन एक्टिनाइड पढ़ेंगे वहां पर आपको डिटेल में भी बताऊंगा। अभी के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि जितने भी एक्टिनाइड्स होते हैं ना, क्लियर है, तो उसके अंदर जो यूरेनियम के बाद में आने वाले एलिमेंट्स हैं, सभी एलिमेंट कैसे होते हैं, आपके आर्टिफिशियल है मीनिंग मैन मेड है, और साथ में उनका नेचर कैसा होता है, रेडियो एक्टिव इन नेचर है, मीनिंग उनका स्पॉन्टेनियस क्या होता है, डीके होता है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी होने के कारण यूरेनियम के बाद वाले जितने भी एक्टिनाइड्स हैं अपन उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, देखो यहाँ पर, आफ्टर यूरेनियम एटॉमिक सिंबल क्या होता है यूरेनियम का, कैपिटल यू। ठीक है। तो आफ्टर यूरेनियम ऑल एक्टिनाइड एलिमेंट्स आर आर्टिफिशियल एंड रेडियो एक्टिव इन नेचर, ये ध्यान रखना है, रेडियो एक्टिव इन नेचर। these elements also known as transuranic element, ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स। तो ये वाली डेफिनेशन डायरेक्ट आ जाती है कि व्हाट आर द ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट। तो उसमें एक ही ध्यान रखना है कि जो यूरेनियम के बाद में जितने भी एलिमेंट आते हैं सभी के सभी कैसे होते हैं, आपके आर्टिफिशियल होते हैं, और आर्टिफिशियल के साथ साथ कैसे उनका नेचर कैसा है, रेडियो एक्टिव नेचर है। तो इनको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट बोलते हैं। तो ये जो मैंने आपको 7 जो नोट लिखवाए, इनसे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। एक लास्ट नोट और रहता है जिसमें एक्टिनाइड और लैंथेनाइड का कंपैरिजन करवाता है बेसिक नेचर का। क्लियर है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वो वाला पॉइंट भी।
नोट नंबर 8 लगा के लिख लेना। 7 हो गया, नोट नंबर 8, ये लीजिए नोट नंबर 8। उसमें क्या ध्यान रखना, अब देखो मैंने अभी आपको हिंट दिया था पीरियोडिक टेबल में अगर अप टू डाउन मूव कर रही तो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का जो बेसिक नेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगर लेफ्ट टू राइट मूव कर रही हो पीरियड में तो क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या रहेगा मेरा, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड का मेरे को बेसिक कैरेक्टर को क्या करना है, डील करना है। और मैंने आपको सिंपल सा बता दिया, लैंथेनाइड के जस्ट नीचे कौन आते हैं, एक्टिनाइड, मीनिंग अब की बार बेसिक नेचर ज्यादा किसका हो जाएगा, एक्टिनाइड का। तो नेक्स्ट वाला नोट नंबर 8 क्या बनाएंगे अपन, एक्टिनाइड, एक्टिनाइड ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर more basic than lanthanide oxides and hydroxide, lanthanide oxides and hydroxides। क्लियर है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको पहले से पता था, क्योंकि जब भी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हो जो बेसिक कैरेक्टर होता है ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड का वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, लेकिन अप टू डाउन क्या होता है, इंक्रीज होना। अब की बार मैंने कंपैरिजन करवाया लैंथेनाइड और एक्टिनाइड का, तो लैंथेनाइड के जस्ट नीचे कौन आता है, एक्टिनाइड। तो अब की बार एक्टिनाइड के जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड है इनका जो क्या होता है ये मोर बेसिक होती है किसके कंपेरिजन में, आपके लैंथेनाइड के कंपेरिजन में। रीजन क्या देना है, रीजन वही है, कौन सा रीजन आएगा, आयोनिक पोटेंशियल, ड्यू टू द आयोनिक पोटेंशियल। क्लियर है। आयोनिक पोटेंशियल का मैंने पहले आपको डिस्कस कर दिया, चार्ज अपॉन रेडियस होता है, किस टाइप से वो वेरिएशन करता है उसके बारे में लिख देना। क्लियर है। अब लास्ट अपने पास आज के लेक्चर की लास्ट हेडिंग है केमिकल रिएक्शन ऑफ ए लैंथेनाइड। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। क्लियर है यहाँ तक, तो लास्ट आप हेडिंग डाल लीजिए आज के लेक्चर की, केमिकल रिएक्शन ऑफ लैंथेनाइड्स। हेडिंग हो जाएगी आपकी केमिकल रिएक्शन ऑफ लैंथेनाइड्स। अब देखो यहाँ पर 6 रिएक्शन है, 6 रिएक्शन में कभी कभार आपको क्वेश्चन दे देता है एग्जामिनर और बोल देता है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, और रिएक्शन को किस टाइप से आपको इजीली अंडरस्टैंड करना है और कैसे कंप्लीट करना है वो मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में बता दूंगा, और आपको जिससे कोई भी रिएक्शन आपके सामने आए आप उसको इजीली क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। तो आइए हेडिंग अपनी क्या हो जाएगी, केमिकल रिएक्शंस ऑफ, ये लीजिए हेडिंग लिख देता हूं मैं, केमिकल रिएक्शन ऑफ लैंथेनाइड्स। एलन किसको रिप्रेजेंट करता है, लैंथेनाइड को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो मैं बिल्कुल सिंपल लिखता हूँ, 6 टाइप की रिएक्शन देखनी है अपन को यहाँ पर, तो ये लीजिए मेंशन कर देता हूँ मैं, ये तो लिख दिया मैंने यहाँ पर लैंथेनाइड, एलन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लैंथेनाइड को। 6 रिएक्शन बना देता हूँ इसके, ये लीजिए पहली रिएक्शन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये वाली हो जाएगी रिएक्शन नंबर 6। क्लियर है। 6 रिएक्शन की बात करेंगे, ये लैंथेनम हो गया। अब देखो किस किस के साथ रिएक्शन है वो देखिए। सबसे पहले रिएक्शन में यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, इसको अलग से लिख देता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिख जाए, हाइड्रोजन और साथ में क्या दिया है, हीट दिया। नेक्स्ट वाली रिएक्शन में नाइट्रोजन प्रोवाइड है, नाइट्रोजन के साथ क्या है, हीट है। थर्ड वाली रिएक्शन में देखो क्या है, आपके हेलोजन है X2 और इसके साथ क्या है, हीट प्रोवाइड करवा दिया। फोर्थ वाली रिएक्शन में किससे करवानी है आपको, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवानी है। नेक्स्ट वाली रिएक्शन देखो किसके साथ करवानी है, ये नाइट्रोजन के साथ हो गई, हाइड्रोजन के साथ हो गई, हेलोजन के साथ हो गई, यहाँ पर क्या हो गया आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वाली रिएक्शन आपको करवानी है H2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ, और इसकी नेक्स्ट वाली रिएक्शन करवानी है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल भी होगा और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस भी रहेगी। ये कुल मिलाकर आपके 6 रिएक्शन है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है। अब इनको देखो, इनका तोड़ क्या है, इन रिएक्शन को कैसे कंप्लीट करना है बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में बताता हूँ। ये तो आपको पता चल गया कि जो लैंथेनाइड है वो एलिमेंट कैसे होते हैं, मेटेलिक, और अपने स्टार्टिंग में बोल के आगे कि जो मेटेलिक है तो लैंथेनाइड की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +3 होगी। क्लियर है, ये बात क्लियर है। लैंथेनम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, +3 में। अब जो भी यहाँ पर आपको दिया हुआ है ना उसमें से नेगेटिव पार्ट लीजिए, उसका प्रोडक्ट बना दीजिए। अब आपको अच्छी से पता हाइड्रोजन, ये लीजिए मैंने क्या लिख दिया, हाइड्रोजन। अब ये मेटलर हमेशा ध्यान रखना, आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले चैप्टर में पढ़कर आते हो क्या
कि जब भी हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ कंबाइन होता है ना तो ऑलवेज कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट से वो करता है, -1। मीनिंग यहाँ पर हाइड्रोजन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा, -1 में। अब इनके कंपाउंड बनाने का क्या प्रोसेस है, क्योंकि कंपाउंड बनेगा आयोनिक बनेगा, और मैंने सिखा रखा है कौन सा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दो। मीनिंग क्या बन जाएगा, Ln, ये 1 है तो यहाँ पर 1 लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑटोमेटिक अंडरस्टैंडिंग है। हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, हाइड्रोजन की कितना लग जाएगा, 3 लग जाएगा। क्लियर है। क्रॉस मल्टीपल करके, ये तो 10th क्लास की बात है, क्रॉस मल्टीपल करके प्रोडक्ट बनाने वाले। तो यहाँ पर देखो पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा इस वाले के अंदर, तो यहाँ पर पहला प्रोडक्ट आपका बन गया LnH3। थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि मिक्स्ड हाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है, मीनिंग LnH3 भी बनता है, इसके साथ साथ LnH2 भी बनता है। नेक्स्ट वाला वो नाइट्रोजन, तो यहाँ पर देखो अब तो खुद को रिएक्शन करवानी है, नीचे लेंथेनम +3, नाइट्रोजन पर कितना होता है, -3। बना दो क्रॉस प्रोडक्ट, तो देखो क्या बन जाएगा, Ln, यहाँ पर भी 3 और n पर भी 3, 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, Ln बन जाएगा। तो ये देखो प्रोडक्ट क्या बन गया, लेंथेनम का नाइट्राइड बन गया। नेक्स्ट वाला देखो हेलोजन, हेलोजन पर कौन सा होता है, लेंथेनम पर तो +3 मेरे को पता है, हेलोजन पर कौन सा चार्ज होता है, -1। करा दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये लो, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाया क्या प्रोडक्ट बनेगा, Ln1 लिखने की रिक्वायरमेंट है नहीं, और x पर कितना लिख दूंगा, 3, तो यहाँ पर Lnx3, तो ये लीजिए क्या बन गया, Lnx3 बन गया। ऑक्सीजन के साथ वही वाली बात आ गई, ये देखो लेंथेनम पर तो +3 होता है, और ऑक्सीजन मीनिंग ऑक्साइड की फॉर्म में क्या था, O-2। करवा दो कौन सा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दो, क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो Ln, ये वाला तो क्या आ गया 2, और इधर देखो ऑक्सीजन के नीचे कितना लिख दूंगा, 3, तो ये Ln2O3। लेंथेनम का क्या बना दिया, ऑक्साइड, Ln2O3। यहाँ तक क्लियर है। अब इस वाली रिएक्शन में देखो क्या है, H2, सबको पता है H2O के अंदर आयोनाइजेशन कैसे होता है H2O का, अगर पता नहीं है तो ये सीख लेना। H2O का जो आयोनाइजेशन है ना, ये लीजिए H2, इसका आयोनाइजेशन होता है H+ + OH-। लेंथेनम पर कौन सा है, +3, रिएक्शन कौन करेगा, OH- वाला। यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, आपको दिख जाए कि H2O है, ये लीजिए इसका आयोनाइजेशन होता है H+ + OH-। तो लेंथेनम के साथ रिएक्शन कौन करेगा, OH-। थीम मैंने सिखा रखी है, क्या बन जाएगा, LnOH का थ्राइस प्लस H+ है वो किस में चला जाएगा, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में। क्लियर है। अरे पता तो चल गया ये वाली रिएक्शन कैसे कंप्लीट करवाई, जिन लोगों को पता नहीं चला इधर देखो, लेंथेनम तो किस में आ गया, +3 में। प्लस रिएक्शन किसके साथ करेगा, नेगेटिव पार्ट के साथ करेगा, पॉजिटिव पार्ट हमेशा। तो नेगेटिव पार्ट क्या है, H2O का, अभी बताया मैंने, OH-। तो यहाँ पर क्या किया, OH-। कौन सा कराना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दो, क्या बन जाएगा, Ln1 लिखने की रिक्वायरमेंट है नहीं, OH पर कितना लिख देना, थ्राइस, तो Ln OH थ्राइस। यही तो प्रोडक्ट लिखा है मैंने। क्या रिमेनिंग रह गया, H+। और H+ आपको पता है हाइड्रोजन का एग्जिस्टेंस किस फॉर्म में होता है, डाईहाइड्रोजन गैस की फॉर्म में। कौन सी गैस रिलीज हो गई, H2 गैस रिलीज हो गई। लास्ट वाली रिएक्शन देखो अब की बार क्या है, H2O + CO2। तो ये वाली रिएक्शन थोड़ा सा ध्यान देना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहले ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे। तो देखो हमेशा या पढ़ रखा होगा आपने छोटी क्लासों में, H2O + CO2, ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, आपके हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाते हैं H2CO3। और अगर इसकी मैं बात करूँ आयोनाइजेशन की, तो देखो क्या बन जाएगा, 2H+ + CO3 2-। क्लियर है। अब आपको पता चल गया लेंथेनम तो कौन सी शो करेगा, +3। रिएक्शन कौन करेगा, नेगेटिव पार्ट कौन है, कार्बोनेट। तो देखो यहाँ पर रिएक्शन की क्या थीम बन जाएगी, तो यहाँ पर रिएक्शन की थीम आपकी ये बन जाएगी। देखो बता देता हूँ एक बार आपको किस टाइप से रिएक्शन को मैंने प्रोसीड किया है। तो ये देखो रिएक्शन में क्या बनेगा, लेंथेनम तो क्या आ जाएगा आपका +3 आ गया। रिएक्शन किसके साथ है, कार्बोनेट मीनिंग CO3-2 के साथ रिएक्शन है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दो, ये लीजिए क्या बन जाएगा, Ln2 और CO थ्राइस का थ्राइस। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो ये बन गया प्रोडक्ट Ln2 CO3 थ्राइस हो गया। प्लस अब देखो यहाँ पर देखते पता चल गया हाइड्रोजन H+ किस फॉर्म में रिलीज होता है, H2 गैसियस फॉर्म में। तो बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, H2 यहाँ पर गैसियस फॉर्म में क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो कुल मिलाकर ये 6 रिएक्शन है, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। किस टाइप से आपको रिएक्शन लर्न करना है मैंने अंडरस्टैंड करवा दिया। लेंथेनम को ऑलवेज +3 में कंसीडर करके चलो,
हाइड्रोजन में एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर मिक्स्ड हाइड्राइड बनता है, लेकिन LnH3 भी बनेगा, इसके साथ साथ LnH2 का भी फॉर्मेशन होगा। बाकी सबके अंदर आपको ऑक्साइड में O-2 से, नाइट्रोजन में N-3 से डील करना है। हेलोजन की कितनी होती है X-1 से, H2 में क्या हो जाएगा OH- से, और H2CO2 में पहले इन दोनों को कंबाइन करके H2CO3 बनाना है। इसका आयोनाइजेशन करवाएंगे तो कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवा प्रोडक्ट लिख देना है। और H+ जो आपका H+ है वो किस फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, H2 गैसियस फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। तो एक बार यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लियर है यहाँ तक? अब आपकी लास्ट रिएक्शन बचती है केवल, क्लियर है? लास्ट रिएक्शन है जिसके अंदर सीरियम की अलग से रिएक्शन है। ये इस टाइप वाला पोर्शन तो मैंने अंडरस्टैंड करने के लिए बताया था कि किस टाइप से रिएक्शन है आपकी कंप्लीट हो रही है। अब देखो ये तो बात कर ली अपन ने लैंथेनाइड की, लेकिन लैंथेनाइड के अलावा कुछ आपके पास ऐसा एक एलिमेंट है जिसको अपन बोलते हैं सरियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 58। वो ऑक्सीजन के साथ थोड़ी अलग टाइप की रिएक्शन प्रोवाइड करवाता है, तो वो देखेंगे अपन उसके साथ में ऐसा क्या रीजन है। तो यहाँ पर देखो लास्ट रिएक्शन है आज के लेक्चर की, ये देखिए आपके एलिमेंट है कौन सा, सरियम एलिमेंट है। रिएक्शन किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है, क्लियर है? तो यहाँ पर देखो प्रोडक्ट क्या बनता है, अलग टाइप का प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है CeO2 टाइप का प्रोडक्ट बनता है। और इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर जो सरियम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में आया है, लेकिन इसका नेचर कैसा है, आयोनिक इन नेचर। तो ये ध्यान रखना है, नेचर कौन सा होगा, आयोनिक नेचर। अगर देखो ये भी कौन सा लैंथेनाइड है, बनाना कौन सा चाहिए था यहाँ पर, Ce2O3 बनना चाहिए था, लेकिन बना क्या यहाँ पर CeO2। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो सरियम है ना, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको इंडिकेट करता है, ध्यान रख लेना। ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +4 में स्टेबलाइज करता है। और +4 में क्यों करता है, क्योंकि +4 जब भी शो करेगा तो इसका F में कितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, F0। और अभी अपन देख के आए F0 वाला क्या होता है, एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। तो यहाँ पर ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। सरियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो CeO2 बनता है, जिसमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है सरियम की, और इसका नेचर कैसा होता है, आयोनिक नेचर है। आज का लेक्चर यही फिनिश करते। अब लास्ट लेक्चर बचा है आपके F ब्लॉक एंड D ब्लॉक एलिमेंट का, जिसमें अपन को पहले सिमिलरिटी देखनी है दोनों के बीच में, फिर क्या देखना है, डिफरेंस देखना है। अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने क्लासमेट और फ्रेंड से चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के लिंक को अपने क्लासमेट फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।